हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना MCP प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। फर्स्ट, हमने ये डिटेल में कवर किया कि हमें MCP की ज़रूरत क्यों है, और फिर हमने काफ़ी डिटेल में MCP का आर्किटेक्चर कवर किया लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम इसी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको हम MCP लाइफ साइकिल बोलते हैं। बेसिकली हमने जो आर्किटेक्चर लास्ट वीडियो में कवर किया, जहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई जैसे कि होस्ट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर मिल के एक साथ काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें की जाती हैं, किस ऑर्डर में की जाती हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि MCP सही से फंक्शन करे, वो सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, आगे जब हम कोड करेंगे, खुद के सर्वर्स बनाएंगे, खुद के क्लाइंट्स बनाएंगे, वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर वीडियो है MCP लाइफ साइकिल वाला वीडियो, ये आपको बहुत यूज़फुल लगेगा बिकॉज आज ही की चीज़ों के ऊपर हम आगे चल के कोड करेंगे। ठीक है, तो नटशेल में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर आप एंड टू एंड देखो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो गाइस, अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि MCP लाइफ साइकिल होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, द MCP लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट गवर्न हाउ अ होस्ट एंड अ सर्वर स्टैब्लिश, यूज एंड एंड अ कनेक्शन ड्यूरिंग अ सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं ये सेशन क्या होता है। सो होता क्या है कि सेशन इज बेसिकली वन कंटिन्यूअस कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपका जो होस्ट है वो है क्लॉड डेस्कटॉप, और आपके पास एक सर्वर है गिटहब का, और आपने गिटहब के सर्वर को कनेक्ट कर रखा है अपने क्लॉड डेस्कटॉप के साथ। तो होगा क्या, जब आप क्लॉड डेस्कटॉप को स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लॉड डेस्कटॉप क्या करेगा, बिहाइंड द सीन्स गिटहब वाले सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब तक आप अपने क्लॉड डेस्कटॉप को बंद नहीं कर रहे, आपके क्लॉड डेस्कटॉप और आपके गिटहब सर्वर के बीच में एक कंटिन्यूअस कनेक्शन बना रहता है, और उसी कनेक्शन को हम सेशन बुलाते हैं। ठीक है, अब MCP लाइफ साइकिल क्या है कि इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे सेशन में जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश, यूज एंड एंड द कनेक्शन, उसी को हम MCP लाइफ साइकिल बुलाते हैं। बेसिकली अभी तक हमने MCP का जो आर्किटेक्चर पढ़ा था वो काम कैसे करता है ड्यूरिंग अ सेशन, स्टेप बाय स्टेप, वो रूल बुक जो है उसी को हम MCP लाइफ साइकिल बुला रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब MCP लाइफ साइकिल में तीन स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा स्टेप होता है नॉर्मल ऑपरेशन का, और तीसरा स्टेज होता है शटडाउन का। इनिशियलाइजेशन वो स्टेज है जहां पे आपका होस्ट या क्लाइंट आपके सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करता है एट द स्टार्ट ऑफ अ सेशन। ऑपरेशन वो स्टेज है जहां पे आप यूजर के क्वेश्चंस को भेज रहे होते हो सर्वर के पास, और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। और शटडाउन वो फेज है जहां पे आप अपना जो सेशन है, जो कंटिन्यूअस कनेक्शन है, उसको ब्रेक करते हो, ईदर बाय क्लोजिंग द होस्ट, क्लॉड डेस्कटॉप को बंद कर दिया, या फिर आपने सर्वर को बंद कर दिया। सर्वर को बंद करना कई बार आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मोस्टली शटडाउन तब होता है जब आप अपने होस्ट एज इन क्लाइंट को बंद करते हो। तो यही तीन स्टेजेस अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्टेज वन या फेज वन के बारे में, विच इज इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आपका क्लाइंट और सर्वर फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट करता है। इनफैक्ट MCP के डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, द इनिशियलाइजेशन फेज मस्ट बी द फर्स्ट इंटरैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरैक्शन है। अब यहां पे आप दो चीजें करते हो ड्यूरिंग दिस फेज। फर्स्ट, आप अपने क्लाइंट और अपने सर्वर के बीच में MCP जो है उसका वर्जन कंपैटिबिलिटी चेक करते हो। सो MCP इज अ प्रोटोकॉल, और वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है, विच मीन्स कि देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ MCP प्रेजेंट। तो आप सबसे पहले ये चेक करते हो कि क्या आपका क्लाइंट और आपका सर्वर सेम प्रोटोकॉल वर्जन पे है या नहीं।
बिकॉज अगर सेम प्रोटोकॉल वर्जन पे नहीं है तो हो सकता है कि आगे जब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, मेथड्स कॉल करोगे, तो कुछ कोड फट जाए। इसीलिए ये सबसे पहली चीज चेक की जाती है ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन फेज। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है कि क्लाइंट और आपका सर्वर एक दूसरे के साथ कैपेबिलिटीज एक्सचेंज और नेगोशिएट करते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्लाइंट सर्वर को ये बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है, सिमिलरली सर्वर क्लाइंट को बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो बेसिकली इस पूरे इनिशियलाइजेशन फेज को आप एक तरीके से हैंडशेक बोल सकते हो। यहाँ पे दे आर शेकिंग हैंड एंड अग्रीइंग अपॉन टर्म्स कि फ्यूचर में वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन वाले फेज को भी हम 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो सर्वर के पास एक इनिशियलाइज रिक्वेस्ट भेजता है, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अब इस इनिशियलाइज रिक्वेस्ट में आपको जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आप सर्वर पे एक मेथड को कॉल कर रहे हो जिसका नाम है इनिशियलाइज। ठीक है। और यहां पे आप 3 इंपॉर्टेंट चीजें भेज रहे हो सर्वर के पास। पहला, आप अपना एज इन क्लाइंट अपना प्रोटोकॉल वर्जन भेज रहा है, जो कि कुछ डेट के फॉर्मेट में दिखाई देता है। ठीक है। सेकंड, आपका क्लाइंट अपनी कैपेबिलिटीज भेज रहा है कि वो क्या क्या कर सकता है सर्वर के लिए। तो यहां पे फिलहाल हमने 2 कैपेबिलिटीज भेजी हैं। पहला है रूट्स। रूट्स के थ्रू आप अपने होस्ट जो सिस्टम है उसके डायरेक्टरी का एक्सेस देते हो सर्वर को। ठीक है। और सेकंड है सैम्पलिंग, जिसकी हेल्प से अगर सर्वर को कभी एआई की ज़रूरत पड़े तो वो अपना काम होस्ट के एआई के थ्रू करवा सकता है। अगेन ये थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल बस ऐसे समझो कि सर्वर ने, आई एम सॉरी, क्लाइंट ने सर्वर को बताया कि वो क्या क्या कर सकता है सर्वर के लिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है कि आप एज इन क्लाइंट अपना इम्प्लीमेंटेशन इन्फो भेजता है। इसमें बेसिकली आप ये भेजते हो कि क्लाइंट का नाम क्या है और वो कौन से वर्जन पे अभी है। ठीक है। तो आपका एक इनिशियलाइज रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा अभी आपके स्क्रीन पे है। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि जैसे ही ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचता है तो सर्वर पलट के रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। और बदले में वो फिर से यही 3 चीजें बताता है क्लाइंट को। सबसे पहले वो अपना प्रोटोकॉल वर्जन बताता है। ठीक है। तो इससे दोनों पार्टीज को पता चल जाता है कि वो लोग कौन से एमसीपी वर्जन पे ऑपरेट कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे सर्वर अपनी कैपेबिलिटीज बता रहा है। तो उसने बताया कि मेरे पास टूल्स की कैपेबिलिटी है, विच मीन्स कि मेरे पास कुछ फंक्शंस हैं जो क्लाइंट यूज कर सकता है। सेकंड, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं वो भी क्लाइंट यूज कर सकता है। और थर्ड, सर्वर अपना इम्प्लीमेंटेशन इन्फो शेयर करता है कि उसका नाम क्या है, इट इज़ अ फाइल सिस्टम सर्वर, और वो कौन से वर्जन पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 2 ऑफ द इनिशियलाइजेशन फेज। अब आता है थर्ड एंड फाइनल स्टेप। यहां पे क्या होता है कि जैसे ही इनिशियलाइजेशन वाली पूरी चीज सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर तक गया और सर्वर का रिस्पॉन्स क्लाइंट तक आया, तो अब क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो एक नोटिफिकेशन वापस भेजता है सर्वर को, ये बताने के लिए कि कनेक्शन सक्सेसफुल है। और इस नोटिफिकेशन को हम इनिशियलाइज्ड नोटिफिकेशन बोलते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे कोई आईडी इन्वॉल्व नहीं है। इसका ये मतलब है कि पलट के सर्वर को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन हमने सर्वर के पास भेजा, क्लाइंट और सर्वर अब कनेक्ट हो गए इस पूरे सेशन के लिए। और अब क्लाइंट अपने मन मुताबिक कोई भी काम करवा सकता है सर्वर से। अब इस पूरे इनिशियलाइजेशन फेज में आपको 2 बातों का ख्याल रखना होता है। 2 इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर। फर्स्ट, the client should not send requests other than pings before the server has responded to the initialize request। इसका मतलब यह है कि स्टेप 1 में जब क्लाइंट सर्वर के पास इनिशियलाइज रिक्वेस्ट भेज रहा है तो इनिशियलाइज रिक्वेस्ट के अलावा वो और कुछ नहीं भेज सकता। वो कोई टूल को कॉल नहीं कर सकता, टूल्स का लिस्ट नहीं मंगा सकता, वो सब इस स्टेज में अलाउड नहीं है। हाँ, एक चीज़ अलाउड है कि वो एक पिंग रिक्वेस्ट भेज सकता है। अब पिंग रिक्वेस्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर बाद इस वीडियो में बताऊंगा, बट बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि आपका सर्वर भी इनिशियलाइज्ड नोटिफिकेशन के आने के पहले किसी भी तरह का रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा।
ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द सर्वर शुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट अदर देन पिंग्स एंड लॉगिंग बिफोर रिसीविंग द इनिशियलाइज्ड नोटिफिकेशन। स्टेप 3 जब तक नहीं होता है तब तक सर्वर को कोई भी और बात करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, वो भी दो चीज़ें कर सकता है, एक वो पिंग भेज सकता है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, और लॉगिंग स्टेटमेंट्स भी भेज सकता है। बेसिकली अगर उसको कुछ लॉग करना है, सर्वर को बताना है, तो वो चीज़ें सर्वर बता सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसका समरी बस ये है कि जब तक ये तीन चीज़ें हमने जो डिस्कस की, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों पार्टीज को आपस में किसी भी और तरीके का मैसेज एक्सचेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कुछ भी और मैसेज एक्सचेंज होंगे तो फिर सिस्टम क्रैश कर सकता है, बिकॉज अभी दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉपरली हैंडशेक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो आई रियली होप मैं आपको फर्स्ट फेज ऑफ द एमसीपी लाइफ साइकिल समझा पाया। अब मैं एक काम करूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करके आपको दिखाऊंगा। मैं ये भी जो भी हमने अभी डिस्कस किया, ये प्रैक्टिकली आपको क्लॉड डेस्कटॉप की हेल्प से चला के दिखाता हूँ। अब गाइस, प्रैक्टिकल दिखाने के पहले एक बार मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने अपने मशीन पे क्लॉड डेस्कटॉप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और उतना ही नहीं, मैंने एक एमसीपी सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा है क्लॉड डेस्कटॉप पे। और मेरे एमसीपी सर्वर का नाम है फाइल सिस्टम। इस एमसीपी सर्वर की हेल्प से मैं अपने मशीन पे किसी भी लोकेशन पे फाइल्स के साथ बात कर सकता हूँ। मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे कितनी फाइल्स हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे या किसी और लोकेशन पे एक नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो बेसिकली फाइल सिस्टम के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए मुझे ये एमसीपी सर्वर हेल्प करता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एमसीपी सर्वर एक तरह का लोकल सर्वर है। बेसिकली मेरे ही मशीन पे ये रन कर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली क्लॉड डेस्कटॉप और फाइल सिस्टम जो एमसीपी सर्वर है, इन दोनों के बीच में एसटीडीआईओ के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में मेरा टर्मिनल ओपन कर रखा है, और वहाँ पे मैंने एक कमांड डाल रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी लॉगिंग हो रही है बिहाइंड द सीन्स, क्लॉड डेस्कटॉप जो भी लॉगिंग परफॉर्म कर रहा है, वो लॉग्स मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊंगा। और उन लॉग्स में ही आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से जेसॉन आरपीसी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द क्लाइंट विच इज क्लॉड डेस्कटॉप एंड द सर्वर विच इज फाइल सिस्टम। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। टर्मिनल में ये बहुत बड़ा सा एक कमांड है जो मैंने लिखा है। इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो भी प्रिंट होगा टर्मिनल पे, वो बहुत ब्यूटीफाई होके दिखाई देगा अच्छे तरीके से। जनरली क्या होता है कि टर्मिनल में जो आउटपुट आता है वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देती है, तो समझ नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। तो मैंने ये पूरा का पूरा जो कमांड लिखा है, ये दो काम कर रहा है। पहला, कुछ लॉग मैसेजेस को फिल्टर कर रहा है। सेकंड, ब्यूटीफाई कर रहा है। जो भी दिखाई देगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं क्लॉड डेस्कटॉप को स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैं क्लॉड डेस्कटॉप को स्टार्ट करूंगा, बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, स्टार्ट होते ही क्लॉड डेस्कटॉप फाइल सिस्टम वाले सर्वर से कनेक्ट करेगा, और उस कनेक्शन वाले टाइम में ही पूरा का पूरा हैंडशेक होगा, इनिशियलाइजेशन वाला फेज होगा, और आपको वो सारे जेसॉन आरपीसी मैसेजेस दिखाई देंगे जो मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किए। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग क्लॉड। ठीक है, ये क्लॉड स्टार्ट हो रहा है। आपको फोकस करना है टर्मिनल वाले विंडो पे। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ अब, तो बहुत अच्छे तरीके से आउटपुट आपको दिखाई देगा। सबसे पहले क्लाइंट ने सर्वर के पास इनिशियलाइज वाला मेथड हिट किया। उसने बताया कि उसका प्रोटोकॉल वर्जन क्या है। अपनी कैपेबिलिटीज़ में उसने कोई कैपेबिलिटी शेयर नहीं की, और उसने अपना इम्प्लीमेंटेशन इन्फो शेयर किया कि मेरा नाम है क्लॉड एआई, मेरा वर्जन है ये। ठीक है, और मैं जेसॉन आरपीसी 2 पे बात कर रहा हूँ, और ये आईडी 0 है मेरे रिक्वेस्ट की। अब सर्वर ने पलट के क्लाइंट को भेजा कि मैं ये प्रोटोकॉल पे हूँ, विच इज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल बाय द वे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिसमैच हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट ये कम्युनिकेशन हो गया। फिर कैपेबिलिटीज़ में सर्वर ने बताया कि मेरे पास टूल्स की कैपेबिलिटी है, मेरे पास प्रॉम्प्ट भी नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, और अपना इम्प्लीमेंटेशन इन्फो बताया। सिक्योर फाइल सिस्टम सर्वर इसका नाम है, और ये वर्जन 0.20 पे चल रहा है। अगेन जेसॉन आरपीसी 2 है, आईडी एग्जैक्टली वही है जो रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, अब देखो क्लाइंट ने सर्वर के साथ क्या किया, उसने झट से एक इनिशियलाइज्ड बोल के नोटिफिकेशन मारा विदाउट एन आईडी। ठीक है, और इसमें हमारे तीनों स्टेप्स हो गए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है।
ठीक है, अब आपको इसके बाद और भी चीज़ें दिख रही होंगी, बट वो हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। बट आई रियली होप आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि एमसीपी काम कैसे कर रहा है, पूरी लाइफ साइकिल ट्रिगर कैसे हो रही है। जैसे ही मैं अपने क्लाइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बिहाइंड द सीन्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सर्वर से, और बिल्कुल वही चीज़ें हो रही हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ी। अब एमसीपी लाइफ साइकिल के अगले फेज की तरफ बढ़ने के पहले दो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। पहला है वर्जन नेगोशिएशन के ऊपर। सो अगर आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो प्रैक्टिकल डेमो दिखाया, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट एक प्रोटोकॉल वर्जन शेयर कर रहा है सर्वर के साथ, जहाँ पे वो बता रहा है कि वो एमसीपी का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। सिमिलरली सर्वर भी एक प्रोटोकॉल वर्जन शेयर कर रहा है। अब अगर इन दोनों वर्जन्स में मिसमैच है, तो फिर क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। इसी को बुलाया जाता है वर्जन नेगोशिएशन। सो एक एग्जांपल लेते हैं। ये रहा हमारा क्लाइंट का रिक्वेस्ट, जहाँ पे दिस इज द प्रोटोकॉल वर्जन, दिस इज द प्रोटोकॉल वर्जन, और ये रहा सर्वर का रिस्पॉन्स विच हैज़ अ डिफरेंट प्रोटोकॉल वर्जन, यू कैन सी। अब इस केस में क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है, वो अपनी कॉन्फ़िग फाइल में जाके ये चेक करता है कि वो कौन कौन से एमसीपी वर्जन्स को सपोर्ट करता है, और वो जाके ये चेक करता है कि ये पर्टिकुलर वर्जन उसके इस सपोर्टेड लिस्ट में आता है या नहीं। अगर आता है तो फिर क्लाइंट नोटिफिकेशन भेज देगा इनिशियलाइज्ड वाला। अगर नहीं आता है तो इसी पॉइंट पे क्लाइंट डिस्कनेक्ट कर जाएगा सर्वर से, और आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इसी को बोला जाता है वर्जन नेगोशिएशन। आई होप आपको फंडा समझ में आ गया। तो अभी हमारे केस में क्या हुआ था कि जो वर्जन सर्वर ने भेजा था वो क्लाइंट सपोर्ट करता था, इसीलिए दोनों का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया और आगे बातचीत हो सकती है। आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया। एक और डिस्कशन मुझे करना है आपके साथ, और वो है केपेबिलिटी नेगोशिएशन क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है, client and server capabilities establish which protocol features will be available during the session. सो ड्यूरिंग दिस एंटायर इनिशियलाइजेशन फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्लाइंट और सर्वर करते हैं, वो ये होता है कि एक दूसरे को वो बताते हैं कि उनके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के कम्युनिकेशन के लिए। क्लाइंट को पता चल जाता है कि वो सर्वर से क्या डिमांड कर सकता है, सर्वर को पता चल जाता है कि वो क्लाइंट से क्या डिमांड कर सकता है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं क्लाइंट की और सर्वर की। सो अगर आप बात करो क्लाइंट की, तो क्लाइंट मेजरली तीन आपको कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहला होता है रूट्स का कैपेबिलिटी। इसमें बेसिकली क्लाइंट क्या करता है कि अपना जो बेस डायरेक्टरी है उसका एक्सेस सर्वर को देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप कर्सर आईडी के साथ काम कर रहे हो, तो कर्सर आईडी एक एआई होस्ट है जिसके अंदर एक क्लाइंट चल रहा है, और आप चाहते हो कि आप फाइल सिस्टम वाले सर्वर के साथ कनेक्ट करो कर्सर आईडी को। तो अब कर्सर आईडी ड्यूरिंग दिस कनेक्शन क्या करेगा कि वो अपना रूट्स एज इन जो प्रोजेक्ट फोल्डर जिसके ऊपर आप बेसिकली प्रोजेक्ट बना रहे हो, उस फोल्डर का एक्सेस फाइल सिस्टम को दे देगा, सो दैट फ्यूचर में अगर कभी यूज़र आके बोलेगा कि क्रिएट अ न्यू फाइल, तो फाइल सिस्टम झट से, सिंस उसके पास एक्सेस है उस बेस डायरेक्टरी का, वहाँ पे नई फाइल्स बना सकता है या वहाँ पे मैनिपुलेशंस कर सकता है। तो रूट्स का एक्सेस दिया जाता है। सेकंड होता है सैम्पलिंग का कैपेबिलिटी। सैम्पलिंग का कैपेबिलिटी क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एमसीपी इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है। सैम्पलिंग इज़ वन सच सिनेरियो। सो सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपका सर्वर कैन आस्क फॉर सम हेल्प फ्रॉम द क्लाइंट। बेसिकली सर्वर को अगर कभी एआई की यूज़ करने की ज़रूरत है, तो वो क्लाइंट को बोल के अपना काम करवा सकता है, बिकॉज क्लाइंट के पास अपना एआई होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया कि मान लो आपने सर्वर को बोला था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं सर्वर पे, अ, उन सबको समराइज करके मुझे बताओ कि समरी क्या है। अब मान लो हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी समरी निकालनी है, तो सर्वर रादर देन इम्प्लीमेंटिंग इट्स ओन एआई टू समराइज द डॉक्यूमेंट्स, वो क्या करेगा, क्लाइंट को बता देगा कि मेरे लिए ये समरी जनरेट कर दो।
और क्लाइंट अपने एआई के थ्रू ये समरी जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी, बट सैम्पलिंग का यही मतलब होता है। थर्ड जो कैपेबिलिटी होती है वो होता है एलिसिटेशन। सो एलिसिटेशन में क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो कुछ इनकम्प्लीट इन्फो डिमांड कर सकता है क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल, हम हमारा जो क्लाइंट है वो एक गिटहब सर्वर से कनेक्टेड है, और मेरे क्लाइंट ने सर्वर को बोला कि मेरे गिटहब अकाउंट से सारी रेपोजिटरीज का नाम फेच करके लाओ, बट उसने एपीआई की दिया ही नहीं गिटहब से कनेक्ट करने के लिए। तो इस केस में सर्वर समझ जाएगा कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आया है क्लाइंट की साइड से, तो वो पलट के मैसेज भेजेगा कि आई ऑल्सो नीड एपीआई की। तो यहाँ पे सर्वर इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द क्लाइंट फॉर प्रोवाइडिंग सम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो इसी को हम एलिसिटेशन बोलते हैं। अगेन थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तीन मेजर कैपेबिलिटीज हैं जो क्लाइंट ऑफर कर रहा है। अगर आप बात करो सर्वर की, तो सर्वर आपको चार मेन कैपेबिलिटीज ऑफर करता है, इसमें से तीन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक होता है टूल्स, जिसकी हेल्प से आप सर्वर से कोई काम करवा सकते हो। एक होता है रिसोर्स, जिसकी हेल्प से आप कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हो। एक होता है प्रॉम्प्ट्स, जिसकी हेल्प से आपको ये समझ में आता है कि सर्वर से काम कैसे करवाना है। ठीक है, और लॉगिंग क्या होता है कि लॉगिंग के थ्रू बेसिकली आपका सर्वर ना लॉगिंग स्टेटमेंट्स भेज पाता है क्लाइंट के पास। तो मान लो आप कोई लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म करवा रहे हो सर्वर से, मान लो कि आप बुकिंग परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है, किसी ट्रेन की बुकिंग परफॉर्म करवा रहे हो सर्वर से। तो अब बुकिंग में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, फॉर्म फिल करना, फिर पेमेंट करना, फिर कंफर्मेशन आना। तो इट्स अ लॉन्ग रनिंग टास्क। तो लॉन्ग रनिंग टास्क के केस में सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन बताते रहेगा कि फॉर्म फिल हो गया है, ये लॉगिंग रिक्वेस्ट चली गई क्लाइंट के पास, पेमेंट हो गया है, ये लॉग चला गया क्लाइंट के पास, कंफर्मेशन आ गया है, ये लॉग चला गया क्लाइंट के पास। तो बेसिकली जो लॉगिंग आपने पाइथन में पढ़ा है वो लॉगिंग का फीचर सर्वर के पास होता है। सर्वर कैन लॉग बेसिकली स्टेटमेंट्स, एंड इट कैन सेंड दो स्टेटमेंट्स टू द क्लाइंट। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन हम फ्यूचर में इसको कवर करेंगे। तो कैपेबिलिटीज तो हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसको हम सब कैपेबिलिटीज बुलाते हैं। तो सब कैपेबिलिटीज में आपको दो सब कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। एक होता है लिस्ट चेंज और एक होता है सब्सक्राइब। ये दोनों आपको देखने को मिला भी था आई गेस, शायद आपको याद भी आ जाए। यहाँ पे देखो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे थे तो इस जगह पे आपको, चलो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, बट आई गेस हमारे स्लाइड में आपने देखा होगा। जस्ट वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था लिस्ट चेंज्ड एंड सब्सक्राइब। ये दोनों क्या होते हैं मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। सो लिस्ट चेंज्ड का फंडा बहुत सिंपल है। सो मान लो आपने जब सर्वर के साथ कनेक्ट किया था तो उसके पास 5 टूल्स थे। ओके, अब ड्यूरिंग द सेशन एक नया टूल ऐड हो गया सर्वर में। तो सर्वर क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन मारेगा क्लाइंट के पास कि देखो मेरे पास एक नया टूल आ गया है। तो यही होता है लिस्ट चेंज। सिमिलरली उसके पास 5 रिसोर्सेज थे, अब एक और नया ऐड हो गया, तो वो एक नोटिफिकेशन मारेगा कि देखो मेरे पास एक सिक्स रिसोर्स भी ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है बताने के लिए कि सर्वर में कुछ ऐड हुआ है या कुछ हटाया गया है। फिर एक और सब कैपेबिलिटी होती है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की हेल्प से आप कोई पर्टिकुलर रिसोर्स में अगर चेंजेस होते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन भेजते हो सर्वर से क्लाइंट के पास। सो मान लो आप गिटहब सर्वर से कनेक्टेड हो और आपके किसी पर्टिकुलर रेपो में जो रीडमी फाइल है जिसको आपने एज अ रिसोर्स लिस्ट कर रखा है सर्वर पे, उसमें कुछ चेंजेस हुए, तो वो चेंजेस का नोटिफिकेशन आपके क्लाइंट के पास भेजा जाएगा बिकॉज वो सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल है, ऑनेस्टली मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। बट आगे जब हम अपने खुद के सर्वर्स एंड क्लाइंट्स बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैं आपको ये फीचर्स बना के दिखाऊंगा। तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन फेज। कैपेबिलिटी का नेगोशिएशन होता है, इसी से एक्सपेक्टेशन सेट होती है और आगे प्रॉपरली कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। नाउ दैट वी आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ द इनिशियलाइजेशन फेज, हमें सब कुछ समझ में आ गया।
अब हम मूव करते हैं अगले स्टेज की तरफ, अगले फेज की तरफ, जो कि है ऑपरेशन फेज। सो देखो, ऑपरेशन फेज में यहाँ पे क्या होता है, मैंने लिख रखा है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज द क्लाइंट एंड द सर्वर एक्सचेंज मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएटेड कैपेबिलिटीज। ठीक है, जो अभी तक डिस्कशन हुई है इनिशियलाइजेशन वाले फेज में, उसी के बेसिस पे आप आगे कम्युनिकेट करते हो ऑपरेशन फेज में। यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, यू हैव टू रिस्पेक्ट द नेगोशिएटेड प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, आप जो प्रोटोकॉल वर्जन की गाइडलाइंस हैं उसी के हिसाब से जेसॉन आरपीसी मैसेजेस फ्रेम करोगे। एंड सेकेंड, यू कैन ओनली यूज दोज कैपेबिलिटीज दैट वर सक्सेसफुली नेगोशिएटेड। जो बताया गया था कि मेरी ये कैपेबिलिटी, आप उसी के बारे में आगे बात करोगे। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन वाला फेज है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट होता है जहां पे आपका क्लाइंट ये पता करने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली सर्वर उसको कौन कौन से टूल्स का एक्सेस दे रहा है। अभी तक सर्वर ने क्या बताया है कि मैं टूल्स का सपोर्ट करता हूँ, मैं रिसोर्सेज का सपोर्ट करता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट का सपोर्ट करता हूँ। बट हमें ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है कि टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं सर्वर के पास। तो केपेबिलिटी डिस्कवरी में आप यही करते हो। तो यहाँ पे क्लाइंट क्या करता है कि एक जेसॉन आरपीसी रिक्वेस्ट भेजता है, जहाँ पे वो इस मेथड को हिट करता है, टूल्स स्लैश लिस्ट। जब उसको टूल्स के बारे में जानना है कि कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। जब उसको रिसोर्सेज के बारे में जानना है तो वो रिसोर्सेज स्लैश लिस्ट को हिट करता है। जब उसको प्रॉम्प्ट्स के बारे में जानना है तो प्रॉम्प्ट स्लैश लिस्ट के बारे में, लिस्ट वाला जो प्रॉम्प्ट एंड पॉइंट है उसको हिट करता है। ठीक है, और पलट के सर्वर की तरफ से कुछ इस तरह का मैसेज आता है कि दीज आर द टूल्स दैट आई सपोर्ट, लिस्ट रेपोज, गेट फाइल, सर्च कोड, क्रिएट इशू, लिस्ट पीआरस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है ऑपरेशन वाले फेज का। यू एक्चुअली फाइंड आउट कि सर्वर एग्जैक्टली कौन कौन से टूल्स, एग्जैक्टली कौन कौन से रिसोर्सेज हमें ऑफर कर रहा है। अब मजेदार बात क्या है कि ये कैपेबिलिटी डिस्कवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन वाला फेज खत्म होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो क्लाइंट है वो ये रिक्वेस्ट बना के भेज देता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री स्टेप्स जो इनिशियलाइजेशन वाले थे, इसके अलावा भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आया था। क्यों आया था, अब मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ था, फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा था क्लाइंट ने सर्वर को, इनिशियलाइज वाला, पलट के क्लाइंट ने बताया था, और फिर क्लाइंट ने बोला था कि इनिशियलाइज हो गया है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। अब देखो उसके तुरंत बाद क्या हुआ, क्लाइंट ने तीन बैच रिक्वेस्ट मारी। पहला टूल स्लैश लिस्ट वाला, दूसरा प्रॉम्प्ट स्लैश लिस्ट वाला, तीसरा रिसोर्स स्लैश लिस्ट वाला। और इनकी आईडीज देख लो, आईडी 1, 2 एंड 3। अब देखो सर्वर पलट के रिस्पॉन्ड कर रहा है क्लाइंट को कि मेरे पास देखो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, रीड फाइल, उसका डिस्क्रिप्शन, इनपुट में क्या चीज़ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, स्कीमा क्या है, वो सब आपको मिल जाएगा। रीड मल्टीपल फाइल्स एक टूल है, राइट फाइल एक टूल है, एडिट फाइल एक टूल है, क्रिएट डायरेक्टरी एक टूल है, लिस्ट डायरेक्टरी एक टूल है, डायरेक्टरी ट्री एक टूल है। इस तरह से जितने भी टूल्स एज इन फंक्शंस अवेलेबल है सर्वर के पास, सर्वर उसका कंप्लीट डिटेल भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी 1 है, मतलब वो फर्स्ट वाले रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स है। उसके अलावा सर्वर और दो चीज़ें बता रहा है। वो आपके सेकेंड रिक्वेस्ट के लिए जहाँ पे आप पूछ रहे हो कि प्रॉम्प्ट्स का लिस्ट बताओ, वो बोल रहा है मेथड नॉट फाउंड, और एक एरर कोड जनरेट कर रहा है। बेसिकली अगर आपको याद होगा, शुरू में ही क्लाइंट ने बता दिया था कि मैं सिर्फ टूल्स की कैपेबिलिटी रखता हूँ, बट यहाँ पे क्लॉड ने क्या किया कि उसने ये भी पूछ लिया कि बताओ तुम कौन से प्रॉम्प्ट्स रख रहे हो अपने पास और कौन से रिसोर्सेज रख रहे हो। तो सिंस ये दोनों चीज़ें हैं ही नहीं सर्वर के पास, उसने पलट के मेथड नॉट फाउंड वाला एरर भेज दिया, और यहाँ पे भी मेथड नॉट फाउंड वाला एरर भेज दिया। बट नटशेल में अभी क्या हुआ, हमने कैपेबिलिटी डिस्कवरी की, जो कि ऑटोमेटिकली हो गई। तो आपको याद रखना है, ये इनिशियलाइजेशन फेज के ख़त्म होते ही ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। और होगा क्या कि ये जो पूरा कंप्लीट लिस्ट आया है टूल्स का, ये आपका क्लाइंट आपके होस्ट को दे देगा, और आपका होस्ट इसको कहीं पे अच्छे से स्टोर कर लेगा। और फिर फ्यूचर में जैसे ही कोई यूज़र का रिक्वेस्ट आएगा, उस रिक्वेस्ट को वो समझेगा और मैप करेगा कि कौन सा टूल, मेरे पास जितने भी टूल्स की लिस्ट है उसमें से कौन सा टूल इस टास्क को करने में सबसे अच्छा है, और फिर वो उसी टूल को कॉल करेगा।
विच इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑपरेशन फेज, जहाँ पे आप टूल कॉलिंग करते हो। सो यूज़र ने आपको एक चीज़ पूछ ली कि बताओ मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है जिसका नाम है hello.py, उसमें क्या लिखा हुआ है, मान लो यूज़र ने ये पूछ लिया। तो इस तरह का एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है क्लाइंट की तरफ से, जहाँ पे आप टूल्स स्लैश कॉल एंड पॉइंट को हिट कर रहे हो। आप बता रहे हो कि आपको कौन सा स्पेसिफिक टूल चाहिए, और आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसको अपना काम करने के लिए वो भेज देते हो। और फिर पलट के आपका क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है और उस फाइल का कंटेंट आपको निकाल के देता है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी चीज़ कैसे होती है। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने क्लॉड से, कैन यू टेल मी व्हाट्स written in the hello.py file on my desktop which is located on my desktop। ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आगे का कम्युनिकेशन आपको दिखाई देगा। देखो अब वो मुझसे परमिशन ले रहा है, पहले तो मैंने अलाउ वंस किया। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्लाइंट ने सर्वर के पास एक टूल स्लैश कॉल एंड पॉइंट पे हिट करके बताया कि उसको लिस्ट अलाउड डिक्शनरीज को एक्सेस करना है। ठीक है। फिर वो मुझसे एक दूसरी फाइल का दूसरे टूल को यूज करने का परमिशन मांग रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ। सो सबसे पहले फ्लो क्या रहा कि क्लाइंट ने सर्वर से पूछा कि पहले मुझे बताओ कि मुझे कौन कौन सी डायरेक्टरीज को एक्सेस करने का परमिशन है। तो सर्वर ने क्लाइंट को भेजा कि तुम सिर्फ अभी डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हो। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लाइंट ने रीड फाइल फंक्शन को कॉल किया और बोला कि मुझे डेस्कटॉप पे hello.py का कंटेंट चाहिए। अब पलट के सर्वर ने क्लाइंट को ये रिस्पॉन्ड किया कि देखो उस फाइल में ये कोड लिखा हुआ है, और वही कोड क्लॉड ने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। ठीक है। तो दिस इज हाउ द ऑपरेशन फेज कैरीज आउट। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप कैपेबिलिटीज डिस्कवर करते हो, कौन कौन से एग्जैक्ट टूल्स हैं, कौन कौन से एग्जैक्ट रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स हैं। और सेकंड पार्ट में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर टूल को या रिसोर्स को कॉल कर सकते हो और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन फेज ऑफ द एमसीपी लाइफ साइकिल। अब बात कर लेते हैं एमसीपी लाइफ साइकिल के लास्ट फेज के बारे में, जो कि है शटडाउन फेज। और शटडाउन फेज में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सेशन है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में चल रहा है वो टर्मिनेट हो जाता है। और टर्मिनेट होने का दो ही मेन रीज़न होता है। पहला होता है कि आपका क्लाइंट शट डाउन कर जाए, बंद हो जाए, या फिर आपका सर्वर शट डाउन कर जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जनरली वन साइड इनिशिएट्स द शटडाउन, और टिपिकली वो क्लाइंट होता है, सर्वर जनरली शट डाउन नहीं करता है सेशन को। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि शटडाउन फेज में आपका क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कोई जेसॉन आरपीसी मैसेज एक्सचेंज नहीं करते हैं। अभी तक आपने नोटिस किया होगा इनिशियलाइजेशन वाले फेज में एंड ऑपरेशन वाले फेज में, दोनों ही फेजेस में जो हैवी लिफ्टिंग हो रही थी कम्युनिकेशन की, वो जेसॉन आरपीसी मैसेजेस के थ्रू हो रही थी। बट यहाँ पर शटडाउन फेज में आपको कोई जेसॉन आरपीसी मैसेजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो शटडाउन कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के सर्वर्स हो सकते हैं, एक होते हैं लोकल सर्वर आपके मशीन पे रन करते हैं, एक होते हैं रिमोट सर्वर रिमोटली किसी दूसरे मशीन पर रन करते हैं। लोकल सर्वर के साथ काम करने के लिए आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एस, और रिमोट वाले के साथ काम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है HTTP। तो एक काम करते हैं हम लोग दोनों ही केसेस में ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जैक्टली कैसे शटडाउन परफॉर्म कर रहा है वो देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं STDIO की। मान लो हम किसी लोकल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं, फाइल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और हमें शटडाउन करवाना है। तो दो केसेस हैं। पहला, क्लाइंट इनिशिएटेड शटडाउन है मान लो, जो कि जनरली होता है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे शटडाउन करना है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके सर्वर का इनपुट स्ट्रीम क्लोज कर देगा। ठीक है। बेसिकली जो STD इन होता है उसको क्लोज कर देगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि
एसटीडीआईओ में क्या होता है कि आपका क्लाइंट एज अ सब प्रोसेस सर्वर को स्टार्ट करता है, विच मीन्स क्लाइंट के पास कंट्रोल होता है सर्वर के एसटीडी इन एसटीडी आउट का। तो वो अपनी साइड से इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देगा और वो वेट करेगा कि सर्वर एग्जिट कर जाए। बट मान लो अगर सर्वर एग्जिट नहीं करता है, तो इन दिस केस क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लेता है। वो एक लो लेवल सिग्नल भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, जिसको हम सिग टर्म बुलाते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सिग्नल टर्मिनेट। तो बेसिकली सिग्नल के थ्रू हमारा क्लाइंट ओएस को बोल रहा है कि तुम जा करके सर्वर को बोलो कि उसको शट डाउन होना है। ठीक है। फिर थोड़ी देर आपका क्लाइंट वेट करता है। अगर फिर भी सर्वर बंद नहीं होता है, तो आपका क्लाइंट फिर से एक लो लेवल सिग्नल भेजता है ओएस के पास, जिसको हम सिग किल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिग्नल किल। तो यहाँ पे ओएस को वो फोर्स कर रहा है कि वो जाके सर्वर को बंद करवाए। ठीक है। तो सिग टर्म और सिग किल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि सिग टर्म इज लाइक आप पोलाइटली सर्वर को बोल रहे हो कि अपना सामान उठाओ और जाओ, और सिग किल में आप गुस्से में बोल रहे हो कि चल अभी निकल। ठीक है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस। और अगर सर्वर इनिशिएटेड शटडाउन है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, क्लाइंट इनिशिएटेड शटडाउन ही लिखा हुआ है, बट ये सेकंड केस है। सर्वर इनिशिएटेड शटडाउन ये मे होना चाहिए, यहाँ पे शुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मे होना चाहिए, कभी कभी होता है। तो इन दैट केस क्या होता है, क्लाइंट अपना आउटपुट स्ट्रीम बंद कर देता है, सर्वर अपना आउटपुट स्ट्रीम बंद कर देता है क्लाइंट के लिए। ठीक है। और एग्जिट कर जाता है, बंद हो जाता है खुद से। ठीक है। बट अगेन ये सेकंड वाली चीज रेयर है, इसके ऊपर आप उतना फोकस मत करो। जो मैंने आपको ऊपर बताया ये पूरी चीज, ये ज्यादा कॉमन है। जनरली क्लाइंट कंट्रोल करता है शटडाउन को, सर्वर्स नहीं करते। ठीक है। बट बस यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सर्वर करता है तो क्या होता। अगेन यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, इट शुड बी सर्वर इनिशिएटेड शटडाउन, और यहाँ पे शुड के बदले मे होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि रिमोट सर्वर्स के केस में शट डाउन कैसे होता है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो एच टी टी पी है। तो क्लाइंट इनिशिएटेड शटडाउन में क्या होता है, विच इज़ अ कॉमन केस, आपका जो क्लाइंट होता है वो आपके सर्वर के लिए जो एच टी टी पी कनेक्शन खुला हुआ है उसको बंद कर देता है। ठीक है। और अगर सर्वर इनिशिएटेड शटडाउन है, मान लो सर्वर जो रिमोटली कहीं पे रन कर रहा है वो शट डाउन करना चाहता है, तो इन दैट केस सर्वर अपनी साइड से एच टी टी पी कनेक्शन बंद कर देता है। और इस केस में क्या होता है कि क्लाइंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल सच अ ड्रॉप्ड कनेक्शन, क्योंकि अगर सर्वर की साइड से शट डाउन हुआ है तो कुछ गड़बड़ हुई है सर्वर पे, और वो अचानक से बंद हुआ है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, ओवरलोडिंग हो गई या कुछ भी हुआ उसकी वजह से सर्वर शट डाउन किया और मिड प्रोसेस शट डाउन किया। तो इस केस में क्लाइंट के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो शट डाउन को प्रॉपरली हैंडल करे। कोई अगर रनिंग टास्क है तो उसको ग्रेसफुली क्लोज करे और रिकनेक्ट करने की कोशिश करे सर्वर के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे सिंपल फंडा ये है कि क्लाइंट अगर शटडाउन इनिशिएट कर रहा है, जो कि कॉमन चीज़ है, होनी चाहिए, तो वो बेसिकली जो पोस्ट कनेक्शन उसने बना रखा है एच टी टी पी पे, उस पोस्ट कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है। दैट्स इट, दिस इज द ओनली थिंग दैट हैपन्स इन द एच टी टी पी वर्जन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि शट डाउन कैसे हो रहा है। सो हमारे पास हमारा ये एग्जाम्पल है। व्हाट आई विल डू इज़, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं सिंपली मेरा जो ये क्लॉड डेस्कटॉप खुला हुआ है मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है। तो क्लाइंट जैसे ही बंद होगा तो ऑटोमेटिकली शटडाउन ट्रिगर होगा और वो आपको लॉग्स में दिखने लग जाएगा। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल सिंपली प्रेस माई कीबोर्ड और ये बंद हो गया। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं आपको सही से दिखा पाऊँ तो देखो यहाँ पे एक इवेंट हुआ है, और वो इवेंट में क्या लिखा हुआ है, सर्वर ट्रांसपोर्ट क्लोज्ड। ठीक है। और अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर पाऊँ तो फिलहाल वहाँ पे कोई मेटा डेटा नहीं है। ठीक है। बट या यही मैसेज लॉग हुआ है कि सर्वर बंद हो गया। ठीक है। और ऑब्जर्व करने की चीज़ क्या है कि कोई जेसॉन आरपीसी मैसेज आपको देखने को नहीं मिला शट डाउन कराने के प्रोसेस में, जो कि मैंने आपको बोला भी था। ठीक है। तो यही होता है तीन स्टेजेस या तीन फेजेस ऑफ एमसीपी लाइफ साइकिल। ये जो पूरा आपको इस टर्मिनल विंडो में दिखाई दे रहा है, यही है आपका पूरा का पूरा एमसीपी लाइफ साइकिल, इनिशियलाइजेशन, ऑपरेशन, शटडाउन। सो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया एमसीपी लाइफ साइकिल में,
वो काइंड ऑफ एक रेगुलर फ्लो था। जनरली आपको वही देखने को मिलेगा। बात इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगी, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसके बाद शट डाउन होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं इस पूरे के पूरे एमसीपी लाइफ साइकिल में। तो वो कुछ स्पेशल केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्पेशल केस जो आपको देखने को मिलेगा वो है पिंग्स। मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि हम इसको थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पिंग्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिंग इज अ लाइट वेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड डिफाइंड इन एमसीपी। ठीक है। पर्पस क्या होता है पिंग का? टू चेक वेदर द अदर साइड, होस्ट और सर्वर, इज स्टिल अलाइव एंड द कनेक्शन इज रिस्पॉन्सिव। ठीक है। तो मैंने जैसा बोला कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग रनिंग टास्क चल रहे हैं और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन तो है, बट बहुत देर से कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, पीरियोडिकली एक साइड दूसरे साइड के पास पिंग भेजते रहता है। ठीक है। और एक पिंग रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जेसॉन वर्जन 2। एक आईडी अटैच्ड होता है पिंग रिक्वेस्ट के साथ और मेथड का नाम होता है पिंग। अब मज़े की बात क्या है कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर को कर सकता है और सर्वर भी क्लाइंट को कर सकता है। बोथ वे पॉसिबल है। और जब भी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को पिंग रिक्वेस्ट भेजेगी तो सामने वाली पार्टी का रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है कि सेम रिक्वेस्ट आईडी पे एक रिस्पॉन्स आया, रिजल्ट खाली है, बिकॉज दिस इज अ पिंग रिक्वेस्ट। ठीक है। तो यही होता है पिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मेथड्स। अब बात करते हैं कि पिंग कब यूजफुल होता है, किस तरह के सिनेरियो में आपको पिंग यूज करना चाहिए। सो इट्स यूजफुल फॉर चेकिंग इफ द अदर साइड इज अप बिफोर फुल इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइजेशन वाले फेज में जब आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले पार्टी के साथ, तो उस केस में आप पिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सर्वर भी भेज सकता है, क्लाइंट भी भेज सकता है, इनफैक्ट भेजता भी है। एंड सेकेंड इज, अगर कोई लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म कर रहा है सर्वर और बहुत देर से बात नहीं हुई क्लाइंट और सर्वर के पास बीच में, तो क्लाइंट क्या कर सकता है कि पीरियोडिक पिंग्स भेज सकता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो साइलेंटली ड्रॉप नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर इन दोनों पार्टीज के बीच में एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्रॉक्सी या फिर फायरवॉल को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और वो बंद कर दिया जाता है। पिंग भेजने से क्या होता है कि आपके ओएस या प्रॉक्सी को लगता है कि नहीं, यहाँ पे एक्टिव कम्युनिकेशन चल रहा है, इस लाइन को चलते रहने दो। तो यही है पिंग का काम। अगला स्पेशल केस है एरर हैंडलिंग। सो ऑब्वियसली हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और वो रिक्वेस्ट सही होगा और पलट के सर्वर से सही रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरह के गड़बड़ को एमसीपी कैसे हैंडल करता है वही हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग में। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर हैंडलिंग इन एमसीपी इज हाउ द होस्ट एंड सर्वर सिग्नल दैट समथिंग वेंट रॉन्ग विथ अ रिक्वेस्ट। ठीक है। अब एमसीपी में जो एरर हैंडलिंग होती है ना, वो बेसिकली जेसॉन आरपीसी में जिस तरीके से एरर हैंडलिंग होती है उसी तरीके से की जाती है। इनफैक्ट एमसीपी ने जेसॉन आरपीसी का पूरा जो स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट है उसको ही इनहेरिट कर लिया है। तो जो एरर कोड्स आपको जेसॉन आरपीसी में मिलेंगे किसी और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वही आपको एमसीपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एरर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज में आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला एरर आपको देखने को मिलेगा इनिशियलाइजेशन फेज में, अगर दोनों पार्टीज के बीच में जो प्रोटोकॉल वर्जन है वो मिसमैच कर जाए, तो वहीं पर आपको एक एरर हैंडल करना पड़ेगा। सेकंड सिनेरियो है कि आप एक ऐसे मेथड को कॉल कर रहे हो जो सर्वर ने कभी बताया ही नहीं, नेगोशिएट किया ही नहीं। थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर टूल को कॉल कर रहे हो और आप इनवैलिड आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो। फोर्थ सिनेरियो हो सकता है कि सर्वर का कुछ लफड़ा हो गया, मतलब बेसिकली सर्वर डाउन हो गया, सो देर इज सम इंटरनल सर्वर फेलियर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते टाइम। फिफ्थ वन इज टाइम आउट एक्सीड कर गया। तो होता क्या है कि टाइम आउट का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, बट क्लाइंट ने पहले से डिसाइड कर रखा होता है कि मैं इतनी देर तक ही वेट करूंगा रिस्पॉन्स के आने का। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग गया तो टाइम आउट हो जाता है
और फिर वहाँ पे आपको एरर हैंडल करना पड़ता है। अभी टाइम आउट के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। एंड द लास्ट सिनेरियो इज़ कि आपने जो जेसॉन आरपीसी मैसेज भेजा क्लाइंट से या फिर सर्वर से, उसका सिंटेक्स में प्रॉब्लम है या किसी तरीके से वो सही से फॉर्म ही नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें, सिंटैक्टिकल इशू हो गया। ठीक है, तो दीज आर द सिनेरियोज, सम ऑफ द सिनेरियोज, सबसे कॉमन सिनेरियोज। इसके अलावा और भी सिनेरियोज हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जेसॉन आरपीसी स्लैश एमसीपी का स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक टिपिकल एरर ऑब्जेक्ट आपको ऐसा दिखाई देगा एमसीपी में। सो जेसॉन आरपीसी वर्जन होगा, किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट होगा। एरर बोल के एक डिक्शनरी होगी जिसमें आपको तीन चीज़ें दिखाई देंगी। पहला होगा कोड, ये कोड बताएगा कि आपने किस तरह का एरर किया है। फिर सेकंड चीज़ होगी मैसेज, ये बताएगा सामने वाले पार्टी को कि गलती क्या हुई है। और थर्ड कुछ ऑप्शनल इन्फो आपको मिल जाता है जो आपको डिबगिंग करने में हेल्प करता है। तो आपको स्टैंडर्ड एरर ऑब्जेक्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो हमने जब कनेक्ट किया था फाइल सिस्टम वाले सर्वर से, तो हमारे क्लाइंट ने पूछ लिया था कि बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स हैं। तो पलट के हमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक एरर ऑब्जेक्ट आया था। ठीक है, मेथड नॉट फाउंड मैसेज था, कोड था ये, इसमें डेटा नहीं आया था क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, बट दिस इज हाउ एरर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। ठीक है, कुछ कॉमन एरर कोड्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक आपको दिख रहा होगा -32601, दिस इज अ स्टैंडर्ड कोड। जैसे HTTP में होता है ना 404 नॉट फाउंड, 500 सर्वर फेलियर, उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड एरर कोड्स हैं जेसॉन आरपीसी के। यहाँ पे रही लिस्ट, ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। -32601 का मतलब होता है मेथड नॉट फाउंड, एग्जैक्टली वही जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिनेरियो भी दे रखा है। 602 का मतलब होता है कि आपने इनवैलिड पैरामीटर भेजे हैं टूल के पास, उसको चाहिए था फाइल, आपने पाथ भेज दिया। 600 का मतलब होता है इनवैलिड रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब आप जिस मेथड पे हिट कर रहे हैं वो मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता। 700 का मतलब होता है कि आपका जो रिक्वेस्ट बॉडी है दैट इज़ नॉट अ वैलिड जेसॉन। और 32,000 के ऊपर अगर आपको कुछ भी दिख रहा है तो वो ऑथेंटिकेशन फेलियर, रेट लिमिट एक्सीडेड, कोटा एरर, इंटरनल इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड एरर कोड्स हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए कुछ कॉमन एरर कोड्स के बारे में। और डिस्क्रिप्शन पढ़ के तो बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल केस सिनेरियो है टाइम आउट। टाइम आउट का फंडा बहुत सिंपल है। मान लो आपके क्लाइंट ने सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट भेजी, बट आपका जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो यूज़र है वो बैठा रहेगा, वेट करता रहेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हो, एक टाइम आउट डिफाइन कर सकते हो कि इतने टाइम के बाद आपको वेट नहीं करना है, रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देना है। इसी को बोला जाता है टाइम आउट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, टाइम आउट इज अबाउट ensuring requests डोंट हैंग फॉर एवर। ठीक है, पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस ये है कि आप अनरिस्पॉन्सिव या फिर ओवरलोडेड सर्वर से बचना चाहते हो। मान लो आप एक रिमोट सर्वर के साथ डील कर रहे हो जिसके साथ अभी बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं और उसको बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल करना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करने में वो सर्वर बहुत टाइम लगा रहा है। तो आप फॉर एवर वेट नहीं करोगे, आप कैंसिल कर दोगे अपना रिक्वेस्ट और यूज़र को बता दोगे। सेकंड, आप जो रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं रिक्वेस्ट को कंटिन्यू रखने में, जो भी मेमोरी सीपीयू यूटिलाइजेशन है, उसको आप इनफाइनाइटली पकड़ के नहीं रखना चाहते, आप उसको फ्री कर दोगे जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने यूज़र को फीडबैक दे पाओगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, अदरवाइज़ वो बेचारा आस में बैठा रहेगा कि कभी रिस्पॉन्स आएगा। तो ये मेन पर्पज़ है टाइम आउट का। एग्जैक्टली टाइम आउट स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप क्लाइंट बिल्ड करते हो, क्लाइंट का कोड लिखते हो, तो आप कोई एम सी पी एस डी के यूज़ करोगे। अब एम सी पी एस डी के आपको ये फीचर देता है कि आप अपने क्लाइंट के अंदर पर रिक्वेस्ट बेसिस पे एक टाइम आउट सेट कर दो। जैसे कि मान लो आपने 30 सेकेंड्स का टाइम आउट सेट कर दिया फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। अब आपने क्या किया, आपने एक रिक्वेस्ट भेजा क्लाइंट के पास, सर्वर के पास, और सर्वर ने 30 सेकेंड से ज़्यादा लगा दिए वापस रिस्पॉन्स देने में। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट एक टाइम आउट ट्रिगर कर देगा।
ठीक है। अब टाइम आउट के ट्रिगर होते ही होगा क्या कि बिहाइंड द सीन क्लाइंट एक कैंसलेशन नोटिफिकेशन भेजेगा सर्वर को और बोलेगा कि जो भी मैंने पिछला रिक्वेस्ट भेजा है उसको बंद कर दो, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए। और इसके जवाब में आपका जो सर्वर है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना बंद कर देगा और पलट के कोई आंसर नहीं देगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप टाइम आउट वर्क्स। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि कैंसलेशन वाला नोटिफिकेशन दिखाई कैसा देता है। सो मान लो आपके क्लाइंट ने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भेजी थी। रिक्वेस्ट क्या है कि पूरे के पूरे कोड बेस में जितनी भी फाइल्स हैं सबको स्कैन करो और बताओ कि कौन कौन सी फाइल्स में एमसीपी टर्म आया है। ठीक है। ऑब्वियसली मान लो बहुत बड़ा कोड बेस था तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा सर्वर को इस क्वेरी को आंसर करने में। तो बहुत टाइम हो गया, टाइम आउट का ड्यूरेशन क्रॉस हो गया, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तो अब क्लाइंट क्या कर सकता है, एक इस तरीके का नोटिफिकेशन भेज सकता है। दिस इज हाउ द कैंसलेशन नोटिफिकेशन लुक्स लाइक। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जेसॉन आरपीसी टू, मेथड का नाम है नोटिफिकेशंस स्लैश कैंसल्ड, और पैरामीटर्स में रिक्वेस्ट आईडी 7 है। रिक्वेस्ट आईडी 7 इसलिए है बिकॉज जो रिक्वेस्ट भेजी थी क्लाइंट ने थोड़ी देर पहले, उसकी आईडी 7 थी। और आप रीज़न भी बता देते हो कि टाइम आउट एक्सीड कर गया, 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया। तो दिस इज हाउ टाइम आउट्स वर्क। फाइनल स्पेशल केस सिनेरियो है प्रोग्रेस नोटिफिकेशन। सो कभी कभी क्या होता है कि आपका क्लाइंट आपके सर्वर को कुछ लॉन्ग रनिंग टास्क देता है, और अच्छा ये होगा कि उस लॉन्ग रनिंग टास्क में आपका सर्वर पीरियोडिकली क्लाइंट को बताता रहे कि अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने गिटहब सर्वर के साथ कनेक्ट कर रखा है और आपने बोला है कि मेरी ये रेपोजिटरी है, इसकी सारी फाइल्स को स्कैन करके बताओ कि किन फाइल्स में सिक्योरिटी वनरेबिलिटी है। ठीक है। सो ये एक लॉन्ग रनिंग टास्क है, आपके कोड बेस में सारी फाइल्स को आप जाके चेक कर रहे हो। राइट। तो अच्छा होगा अगर मुझे बताया जाएगा कि अभी तक मैंने 400 में से 200 फाइल्स को ट्रैक कर लिया है, 400 में से 250 फाइल्स को ट्रैक कर लिया है, 400 में से 300 फाइल्स को ट्रैक कर लिया है। तो इससे यूज़र को पता रहेगा कि कितना टाइम फाइनली लगेगा और अभी कितना काम हो चुका है। यही फ़ायदा होता है प्रोग्रेस नोटिफिकेशन का। ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है द पर्पस ऑफ प्रोग्रेस नोटिफिकेशन इज टू लेट द क्लाइंट नो दैट अ लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट इज स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक है। सो होता क्या है, पूरे प्रोसेस क्या है कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे सारे के सारे रेपो की फाइल्स को जाके स्कैन करो, तो वहाँ पे आप एक प्रोग्रेस टोकन ऐड कर देते हो रिक्वेस्ट के मेटा डेटा में। ठीक है। और फिर क्या होता है, सर्वर पलट करके उस प्रोग्रेस टोकन पे नोटिफिकेशन प्रोग्रेस भेजता रहता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये पूरा का पूरा सिनेरियो। ये आपका क्लाइंट है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजा कि तुम सर्च कोड फंक्शन को यूज करके इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी को स्कैन करो। ठीक है। बट साथ ही साथ हमने मेटा डेटा में एक प्रोग्रेस टोकन भेज दिया, टोकन का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे टोकन 7 है। ठीक है। अब सर्वर को समझ में आ गया कि मुझे कॉन्स्टेंटली अपडेट देते रहना है कि अभी तक कितना काम हो गया है। तो वो क्या करेगा, वो एक नोटिफिकेशन मारेगा, नोटिफिकेशन स्लैश प्रोग्रेस। ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन है तो पलट के हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, बट उसको इस पर्टिकुलर प्रोग्रेस टोकन के अगेंस्ट प्रोग्रेस बताना है, तो वो अपने पैरामीटर्स में प्रोग्रेस टोकन बता देगा। प्रोग्रेस बता देगा कि आउट ऑफ 100 अभी मैं 60 पे हूँ, और एक मैसेज भी भेजा जा सकता है कि सर्चिंग 600 आउट ऑफ 1000 फाइल्स। तो बेसिकली मैंने 60% काम कर लिया है आउट ऑफ 100%। और ये नोटिफिकेशन क्लाइंट को मिलेगा, क्लाइंट ये नोटिफिकेशन यूज़र को अच्छे से बना करके दिखाएगा। तो यूज़र के पास एक रियल टाइम फीडबैक रहेगा कि मेरा काम अभी तक कितना प्रोग्रेस कर पाया है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आई डोंट नो एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स एमसीपी यूज़ हो रहा है कि नहीं, बट अगर आपने कभी चैट जीपीटी में रिसर्च असिस्टेंट यूज़ किया होगा, या फिर किसी भी और चैट बॉट में अगर आपने रिसर्च असिस्टेंट यूज़ किया होगा, तो आप जब एक क्वेरी डाल देते हो उसके बाद आपको एक प्रोग्रेस बार दिखाई देता है कि इतना रिसर्च हो चुका है और इतना बाकी है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है एज अ यूज़र कि मुझे कितनी देर और वेट करना है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। अदरवाइज काम तो बिहाइंड द सीन्स हो ही रहा है, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेस नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा बेटर फीडबैक मिल रहा है एज अ यूज़र। ठीक है। सो यही कुछ स्पेशल केसेस मुझे आपको बताने थे। और
ये एमसीपी लाइफ साइकिल मुझे आपको पढ़ाना था। इस पूरे वीडियो में मैंने ये सब कुछ कवर किया। आई रियली होप चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर पाया आपके लिए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वी आर रेडी टू एक्चुअली कोड समथिंग इन एमसीपी। काफ़ी कुछ पढ़ा हमने, वाई पढ़ा, आर्किटेक्चर पढ़ा, एमसीपी लाइफ साइकिल पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों में कूदेंगे। ठीक है, हम अपने खुद के सर्वर्स बनाएंगे, एमसीपी सर्वर्स, हम अपने खुद के एमसीपी क्लाइंट्स बनाएंगे। तो वो वाला पार्ट अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।